हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग सब्जेक्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जब हम मार्केट को बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है सेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, प्रिसीजन या फिर नन ऑफ द अबव। तब तक मैं आपको सेगमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन कहिए चाहे सेगमेंटेशन कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम टोटल मार्केट को स्मॉल सेगमेंट में, ध्यान रखिएगा, जब हम टोटल मार्केट को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल मार्केट है वो होगा हेट्रोजीनस। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। और जो स्मॉल सेगमेंट में हम डिवाइड करेंगे, ये जो स्मॉल सेगमेंट होगा वो होगा होमोजीनस। अब हेट्रोजीनस का क्या मतलब है, होमोजीनस का क्या मतलब है। होमोजीनस का मतलब आप सभी जानते होंगे कि यानी सेम, सारे जो लोग हैं वो सेम होंगे। और हेट्रोजीनस का क्या मतलब है कि डिफरेंट। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम टोटल मार्केट को कुछ स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। जब यहाँ पे टोटल मार्केट की बात करूँगा तो यहाँ पे जो टोटल मार्केट होगा वो होगा हेट्रोजीनस, यानी डिफरेंट होगा, यानी यहाँ पे सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और जब स्मॉल सेगमेंट में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो सेगमेंट होगा वो होमोजीनस होगा, यानी सभी लोग सेम होंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप सभी कभी भीड़ में जाओ तो आप देखोगे कि छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। लेकिन अगर हम बच्चों का एक अलग सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट बना दें, या बड़े लोगों का अलग बना दें, मेल का अलग बना दें, फीमेल का एक अलग सेगमेंट बना दें, तो इसे हम सेगमेंटेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जब भी आप मॉल में जाते हो तो आप देखोगे कि बॉयज़ का सेक्शन अलग होता है, गर्ल्स का सेक्शन अलग होता है, सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग स्मॉल सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम सेगमेंटेशन कहते हैं। वैसे डेफिनेशन ये होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड अ मार्केट इनटू वेल डिफाइंड स्लाइस। ठीक है, हम वेल डिफाइंड स्लाइस बेसिस पे हम क्या नाम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर को इनकम बेसिस पे अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट क्या हो सकता है, हाई इनकम ग्रुप। सेकंड क्या हो सकता है, मॉडरेट या मीडियम इनकम ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। और थर्ड है लो इनकम ग्रुप। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि कोई कंपनी है जिसको कार बनाना है, तो वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बना सकती है। फॉर एग्जांपल, हाई इनकम ग्रुप के लिए वो लग्जरी जो कार है वो बना सकती है। और मीडियम इनकम ग्रुप के लिए क्या है, थोड़ी और विटारा ब्रेजा जैसी कार बना सकती है। और लो इनकम ग्रुप के लिए वो टाटा नैनो जैसी कार बना सकती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मार्केट सेगमेंटेशन को हम मार्केट सेग्रीगेशन भी कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन को हम मार्केट सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेगमेंटेशन जो है वो अलग-अलग बेसिस पे होती है, जैसे ज्योग्राफिक बेसिस पे, सेकंड है डेमोग्राफिक बेसिस पे, थर्ड है साइकोग्राफिक बेसिस पे, फोर्थ है बिहेवियरल बेसिस पे। अब इन चारों के बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की। तो जब हम एरिया के आधार पे, यानी ज्योग्राफिकल डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स के बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़ सुना होगा। तो न्यूज़ क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग एरिया के बारे में आपको न्यूज़ बताई जाती है। तो अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नेशन के बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे या स्टेट के बेसिस पे
या कंट्रीज़ के बेसिस पे या सिटीज़ के बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे, तो इसे हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखिए डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, लाइफ साइकिल स्टेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, जेंडर या इनकम के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे या एजुकेशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग-अलग रिलीजन के बेसिस पे जब डिवाइड करेंगे तो ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली डेमोग्राफिक में आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि डेमो इम्पॉर्टेंट है। डेमो मतलब लोग, जैसे किसी कंट्री के जो लोग हैं उनकी एज क्या है, उनका लाइफ साइकिल स्टेज कैसा है, जेंडर कैसा है, उनका इनकम कैसा है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, एजुकेशन, रिलीजन क्या है। अगर इन सभी बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे तो उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफी क्या है? साइकोलॉजी, यानी कि लोगों की क्या पर्सनैलिटी है, यानी जब हम पर्सनैलिटी के बेसिस पे, मोटिवेशन के बेसिस पे, लोगों की बिलीफ के बेसिस पे या फिर वैल्यूज़ के बेसिस पे या फिर सोशल क्लास या लाइफ़स्टाइल के बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं तो उसे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों की क्या नॉलेज है, क्या एटीट्यूड है, क्या यूजेस है या क्या रिस्पॉन्सेज है कंसर्निंग अ प्रोडक्ट। तो ऐसे बिहेवियर के बेसिस पे जब हम सेगमेंटेशन करेंगे तो उसे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब एक प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है, यानी क्या उसका बिहेवियर है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे ओकेजन्स के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे, यूज़र स्टेटस के बेसिस पे, यूजेस रेट के बेसिस पे, लॉयल्टी स्टेटस। फर्स्ट है ओकेजन सेगमेंटेशन। ओकेजन सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे ही चीज़ों को परचेज़ करते हैं, जैसे होली, दिवाली हो गया। तो यहाँ पे लोगों को आइडिया आता है कि इस समय पे हमें परचेज़ करना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, ओकेजन के बेसिस पे भी सेगमेंटेशन करती हैं। अलग-अलग ऑफ़र्स तैयार करती हैं या बहुत सारे एड्स आपने देखा होगा इस समय, दिवाली ख़ैर तो बीत गई, बट आपने ऐड देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियाँ जो है वो चॉकलेट्स एज़ अ स्वीट जो लोग देते हैं, इस तरीके का वो ऐड करती हैं। तो ओकेजन सेगमेंटेशन ये रहा। नेक्स्ट है बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि कंज्यूमर बहुत सारे अलग-अलग बेनिफिट माँगते हैं। तो जब हम बेनिफिट जो कंज्यूमर चाहते हैं उनके बेनिफिट के आधार पे सेगमेंटेशन करते हैं, तो उसे हम बेनिफिट सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिलेट हैं, जो कि एक रेज़र बनाने वाली कंपनी है, इसने ये देखा कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, उनको रेज़र चाहिए, शेवर चाहिए। जो रेज़र है, उनको 4 अलग-अलग तरीके के बेनिफिट चाहिए, तो उन्होंने 4 अलग सेगमेंट बना लिए। जैसे फर्स्ट है परफेक्ट शेव सीकर, यानी कि ऐसे विमेन जो कि एक परफेक्ट क्लोज़ शेव चाहती हैं, ठीक है? तो उनके लिए जो जिलेट है उसने वीनस एम्ब्रेस बना दिया। नेक्स्ट है ईज़ी सीकर, यानी कि कुछ ऐसी विमेन्स हैं जो फास्ट और कन्वीनिएंट शेवर चाहती हैं, तो उसके लिए जिलेट ने वीनस ब्रिज बना दिया। इसके अलावा थर्ड है स्किन पैम्पर्स, यानी कुछ ऐसी विमेन्स हैं जो जिनको ईज़ी ऑन स्किन, यानी जो रेज़र है बहुत सॉफ्ट चाहिए, तो उसके लिए द वीनस डिवाइन बना दिए। नेक्स्ट है प्रैग्मैटिक फंक्शनलिस्ट, यानी कि कुछ ऐसी विमेन हैं जिनको एक बेसिक शेव्स चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कम प्राइस पे एक बेसिक शेव चाहिए। उसके लिए जिलेट ने द सिंपली वीनस बना लिए। तो आपने देखा कि कंज्यूमर को अलग-अलग बेनिफिट चाहिए, तो बेनिफिट के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र स्टेटस। अब मार्केट को हम यूज़र के स्टेटस के आधार पे भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि वो यूज़र किस तरीके का है। जैसे नॉन यूज़र, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अभी मैकबुक प्रो मैकबुक प्रो जो है वो यूज़ करता हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे अभी जो मैकबुक प्रो नहीं यूज़ करते होंगे, तो वो नॉन यूज़र होंगे। कुछ होंगे जिन्होंने मैकबुक यूज़ किया है, अब के आज के टाइम पे वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्स यूज़र होंगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल यूज़र,
जिनके पास पैसे हैं वो परचेज़ करना भी चाहते हैं और फ्यूचर में परचेज़ करेंगे भी तो वो पोटेंशियल यूज़र हो जाएँगे। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम यूज़र। तो फर्स्ट टाइम यूज़र जैसे फर्स्ट टाइम आप मैकबुक प्रो यूज़ करोगे तो आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो जाओगे। और लास्ट है रेगुलर यूज़र, यानी कि जो रेगुलर टाइम पे वो यूज़ करता हो, जैसे मैं मैकबुक प्रो हमेशा यूज़ करता हूँ। तो यूज़र स्टेटस के आधार पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस रेट के आधार पे, यानी कि कंज्यूमर कितना यूज़ करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे लाइट यूज़र होते हैं, जैसे मैं बहुत लाइट यूज़र हूँ, फ़ोन वगैरह में बहुत कम यूज़ करता हूँ। कुछ मीडियम यूज़र होंगे जो बहुत ही ना तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे और ना ही बहुत कम यूज़ करते होंगे, बल्कि मीडियम होंगे। और कुछ हैवी यूज़र होंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनरली जो गेमर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को। तो जो यूज़ेज़ रेट है उसके आधार पे भी हम कंज़्यूमर को अलग-अलग सेगमेंटेशन में बाँट सकते हैं। नेक्स्ट है लॉयल्टी स्टेटस, यानी कि कंज़्यूमर कितना लॉयल है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, जैसे टाइड हो गया, डिटर्जेंट आप सभी जानते हैं। स्टोर स्टोर का एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं फ़िलहाल मेरे दिमाग में एस्पायर आ रहा है, यानी कि एक एप्पल का स्टोर है एस्पायर। इसके अलावा मुझे एक और एग्ज़ाम्पल आ रहा है जो टारगेट, टारगेट भी एक स्टोर है। इसके अलावा कंपनी जैसे एप्पल। तो जो कंज़्यूमर है वो अलग-अलग अ, क ब्रांड को लेके, स्टोर को लेके या कंपनी को लेके वो लॉयल हो सकते हैं, और ये जो लॉयल्टी है वो अलग-अलग हो सकती है, यानी डिग्री ऑफ लॉयल्टी के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ कंज़्यूमर जो होंगे वो कंप्लीटली लॉयल होंगे, यानी बहुत ज़्यादा लॉयल कंज़्यूमर होंगे। वो सिर्फ़ एक ही ब्रांड को एक बार में यूज़ करते होंगे, और जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता होगा, वो किसी और को बताते होंगे कि जैसे आईफ़ोन 13 आ गया, 13 प्रो आ गया, तो वो तुरंत बताएँगे दूसरे लोगों को कि नया प्रोडक्ट आ गया। और ऐसे कंज़्यूमर को हम मैकहेड्स या मैकोलाइट्स कहते हैं। दूसरे जो कंज़्यूमर होंगे वो थोड़े लॉयल होंगे, यानी बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं होंगे किसी एक ब्रांड को लेके, बल्कि वो 2 या 3 ब्रांड्स को फ़ेवर करते होंगे और उन्हीं को वो परचेज़ करते होंगे। और कुछ ऐसे कंज़्यूमर होंगे जो बिल्कुल भी लॉयल नहीं होंगे। जैसे ही कोई उनको सस्ता प्रोडक्ट दिखा सेल में, वो उसको यूज़ करते हैं। तो लॉयल्टी के आधार पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी चारों तरीके के सेगमेंटेशन हैं, जैसे ज्योग्राफिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, साइकोग्राफिक हो गया, बिहेवियरल हो गया, इन सब का मैंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और जो पेड मेंबर हैं वो तो उनको पीडीएफ मिलेगा ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम मार्केट को बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट्स सेल देमसेल्व्स? आपको बताना है कि दिए गए इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट खुद को बेच सकते हैं, बेचते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक-एक करके सारा देख लेते हैं। देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इसके अलावा भी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है। लेकिन ये 5 बेसिक हैं जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो ये चीज़ें तो आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिफ्थ है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक-एक करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, या इसको हम ओल्डेस्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज़ करता है जो अवेलेबल हो और हाईली अफोर्डेबल हो, यानी कि जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर जिनका मास प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो क्वांटिटी पे बेस्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करो और सबसे ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ और अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, और उसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर खरीदेगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं
और जो हाईली अफोर्डेबल है यानी कि लो प्राइस में अवेलेबल है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर मेकर जो है लेनोवो और होम अप्लायंस जो मेकर है हायर। ये क्या करते हैं कि ये हाई प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल नहीं कराते हैं, बहुत ही लो प्राइस में इनका मार्केट में अवेलेबल होता है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 2 एग्जांपल हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया क्या है? बेसिकली मार्केटिंग मायोपिया ये कहता है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है अपने प्रोडक्ट को लेके। बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, यानी जो सेलर होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देता है। वो सिर्फ कैसे अपना सेल बढ़ा लें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर ले, सिर्फ इस पे ध्यान देता है। वो कंज्यूमर के नीड और वांट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और एक टाइम के बाद वो मार्केट से आउट हो जाता है। जैसे ब्लैकबेरी, एक टाइम पे ब्लैकबेरी बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट हुआ करता था इंडिया में, लेकिन जैसे-जैसे आप देखो स्मार्टफ़ोन आया है, टच स्क्रीन आया है और ब्लैकबेरी के फ़ोन टच स्क्रीन में कन्वर्ट नहीं हो पाए और आज के टाइम पे वो मार्केट से बाहर हो गए। कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कोडैक कैमरा। आप सभी कभी न कभी उस कैमरे का यूज़ किए होंगे या उससे पिक्चर क्लिक कराए होंगे। तो वो एक नॉर्मल कैमरा था जो कि आज के टाइम पे वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो जो कंपनी थी वो पूरा फ़ोकस कर रही थी अपने सेल्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, जबकि कंज़्यूमर के नीड और वांट्स पे बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो सेलर है या जो कंपनी है वो ज़्यादा अटेंशन देता है टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे देता है, अपने कंपनी पे देता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट पे वो ध्यान देता है रेदर देन वो कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स पे ध्यान नहीं देता है। और मार्केटिंग मायोपिया का जो कांसेप्ट है इसको दिया है थियोडोर लेविट ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है क्वालिटी पे, यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उनमें इनोवेटिव फीचर होगा, वही प्रोडक्ट कंज्यूमर आज के टाइम पे परचेस करेंगे। जैसे आप देखो एप्पल, एप्पल हमेशा हर बार जितने भी नए मॉडल्स लाता है उसमें अच्छी क्वालिटी होती है पिछले वाले से। तो इसलिए ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फोकस करता है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में। तो ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जिनका प्रमोशन आप बहुत ज़्यादा करोगे, यानी कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग की जाती है। यानी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करोगे या सबसे ज़्यादा प्रमोशन करोगे वही प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज़ करेंगे। और जनरली सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अनसॉल्ड गुड्स होते हैं, उन्हीं को सेलिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू मार्केट में बेचा जाता है। अब अनसॉल्ड गुड्स क्या होते हैं? अनसॉल्ड गुड वो गुड्स होते हैं जो जनरली लोग या फिर जो कंज्यूमर है वो खरीदने के बारे में नहीं सोचते, जैसे इंश्योरेंस या फिर ब्लड डोनेशन। आप देखो कि आप जनरली इंश्योरेंस परचेस करने के बारे में आप नहीं देखते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जिनका आप प्रमोशन एग्रेसिव सेल करोगे, वही प्रोडक्ट परचेस करेंगे। यानी यहाँ पे प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो एम होता है वो ये होता है कि कंपनी जो बनाती है वो बेचो रेदर देन मेकिंग व्हाट द मार्केट वांट्स। यानी यहाँ पे कंज्यूमर या मार्केट की क्या डिमांड है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। कंपनी जो भी बनाती है उसे हम सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें कंज्यूमर को गुड्स बेचना है तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर की नीड और वांट्स को जानना होगा। सबसे पहले हम कंज्यूमर को ये जानेंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम कंज्यूमर की नीड और वांट्स को जानेंगे, फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओ और उसी को आप बेचो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कस्टमर को जो चाहिए वही चीज़ उसको दिया जाता है। यानी यहाँ पे हम राइट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कंज्यूमर के लिए, न कि प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को बेचना। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं फैक्ट्री में,
उसके बाद उसको सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन के थ्रू उसको सेल करते हैं और प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, लार्ज वॉल्यूम को सेल करते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट को जानते हैं, यानी कंज्यूमर की जो नीड एंड वांट्स है उसको जानते हैं। उसके बाद ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ हमें सोसाइटी के वेलबींग को भी ध्यान में रखना होगा। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम मार्केटिंग 3.0 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट है कंपनी की प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे हम कंपनी के प्रॉफिट को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगी तो वो लॉन्ग टर्म में कैसे सोसाइटी की सेवा कर पाएगी या उनको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर पाएगी। सेकंड है कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो वांट है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। और थर्ड है सोसाइटी की वेलबींग, ठीक है, हमें सोशल वेलबींग के लिए भी काम करना है, यानी कि हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। पहला कंपनी की प्रॉफिट, यानी कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा कंज्यूमर की जो भी नीड एंड वांट्स है उनको सेटिस्फाई करना है। और तीसरा सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी हमें काम करना। तो ये है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन-सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसका ये असम्पशन है कि जो सुपीरियर प्रोडक्ट है, वो खुद ही अपने आप को बेच सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो प्रोडक्ट खुद ही अपने आप को बेच सकता है। जैसे एप्पल के जितने प्रोडक्ट हैं, खुद बिक जाता है वो, क्योंकि वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स सच दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज वांट occur with minimal detrimental impact on the natural environment is known as। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो ये कहता है कि हम किसी भी कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को पूरा करने में हम नेचुरल इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम सबसे कम रखना चाहते हैं। इनमें से कौन सा टर्म एक्सप्लेन करता है? आपके ऑप्शन है एग्रेसिव मार्केटिंग, ऑपरेटिव मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि ग्रीन मार्केटिंग है। बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे जो उसका इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, यानी कि वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। इसे हम ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। ग्रीन मार्केटिंग को हम एनवायरमेंटल मार्केटिंग या फिर इकोलॉजिकल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज इन सीक्वेंस। आपको बताना है कि परचेज डिसीजन प्रोसेस जो होता है, एक कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, यानी परचेज डिसीजन प्रोसेस जो होता है, उनमें किस सीक्वेंस यानी किस ऑर्डर में वो चीज़ों को परचेज करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज एक्शन, पोस्ट परचेज एक्शंस। यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर को किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, यानी बिना प्रॉब्लम की कोई चीज़ तो वो परचेज करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने घर से कॉलेज जाना है और जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मैं बस से जाऊँगा तो मेरा बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होगी, बहुत आपको रेंट देना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए एक छोटी-सी कार, जो बेसिक कार जो है वो मैं परचेज़ कर लूँ। तो यानी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन हो गया कि मुझे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, मुझे जाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले कंज़्यूमर जो है वो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करता है, यानी प्रॉब्लम को पहचानता है। दूसरा होता है सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। अब मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव सर्च करने पड़ेंगे, कौन-कौन सी कंपनी है जो मार्केट में मुझे कार प्रोवाइड कर सकती है। तो आप बहुत सारे कंपनी को आप जानते होंगे, ए, बी, सी, डी। मैं यहाँ पे सिम्प्लिसिटी के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये 5 टोटल कंपनी है।
चाहे आप मारुति ले लो, टाटा ले लो या बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अब मैं अपने जो नीड है, वांट्स है या फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करूँगा। यानी कि मेरी सपोज़ कर लेते हैं बजट जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, तो ये बजट को मैं कंसर्न करूँगा, ध्यान में रखूँगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के मैं इवैल्यूएट करूँगा सारे अल्टरनेटिव्स को। उसके बाद सपोज़ कर लो कि मैं कार बी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मेरा परचेज़ एक्शन क्या होगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर कार को परचेज़ कर लूँगा। उसके बाद आता है पोस्ट परचेज़ एक्शन, यानी कि हो सकता है कि या तो मैं इस कार से सैटिस्फाई हूँ या फिर मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे जो स्टेप है वो यही है, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है, फिर आप स अलग-अलग अल्टरनेटिव्स के बारे में सर्च करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हो और फिर आप परचेज़ एक्शन करते हो, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हो और उसके बाद पोस्ट परचेज़ एक्शन होता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो एक सीक्वेंस में आपको दिया गया है। ये सारे स्टेप्स हैं ऑफ परचेज़ डिसीजन प्रोसेस। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज़ यूज्ड टू मेजर। आपको बताना है कि मार्केटिंग में जो डगमार अप्रोच है वो क्या मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, सेलिंग वॉल्यूम या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक बार डगमार अप्रोच के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डगमार अप्रोच का पूरा नाम है। डगमार का पूरा नाम है डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, यानी आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। तो डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, यानी कि एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट को मेजर करने के लिए डगमार अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो डगमार है, इसका जो फुल फॉर्म है जहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये बेसिकली एक बुक है। यानी डगमार जो आपने अभी देखा फुल फॉर्म इसका, डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट गोल, बेसिकली ये एक बुक है जिसको लिखा था रसेल एच कोली ने इन द ईयर 1961। ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट है और इस किताब को किसने लिखा है, रसेल एच कोली ने। और आगे चल के ये डगमार अप्रोच के नाम से फेमस हो गया। तो डगमार अप्रोच बेसिकली एक बुक है जिसको लिखा है रसेल एच कोली ने इन द ईयर 1961, जो कि एडवर्टाइजिंग रिजल्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डगमार के टोटल 4 स्टेजेस हैं। इसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको स्टेजेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड है कन्विक्शन और फोर्थ है एक्शन। एक-एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर को हम जो एक्जिस्टिंग ब्रांड है या कंपनी है उसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि उनको कितनी जानकारी है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की कोशिश करते हैं कि व्हाट द प्रोडक्ट इज़, यानी प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट किस तरीके से कंज्यूमर को हेल्प कर सकता है। थर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या है, एक मेंटल डिस्पोजिशन करना, डेवलप करना, यानी कंज्यूमर के दिमाग में एक पोजीशन क्रिएट कर देना, एक बिलीव पैदा कर देना कि वो किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। फोर्थ है एक्शन, यानी कंज्यूमर जो है फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेस करे। तो ये था डगमार अप्रोच। तो डगमार अप्रोच जो है मार्केटिंग में वो यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग रिजल्ट को मेजर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।